Hello everyone, my name is Sakshi from St. Peter's Law Academy and I'm back with another video. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल टॉपिक पे जिस पे हमेशा से बहुत क्वेश्चन उठता आ रहा है स्पेशली सिंस रीसेंट ईयर्स। ये टॉपिक है एक वाइफ की राइट्स ओवर हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। ये टॉपिक कहाँ से स्टेम करता है? ये स्टेम करता है आपके मेंटेनेंस राइट्स से, प्रॉपर्टी राइट्स पे, एंड ऑल्सो आफ्टर मैरिज कैसे ये जो राइट्स हैं वो हैरेसमेंट में रिजल्ट कर सकती हैं ऑफ द हस्बैंड एंड हिज फैमिली। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस केस लॉज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। व्हाट डिड दे से अबाउट द राइट्स of a woman on her husband's properties? What is the right of a woman on her husband's property, his ancestral or self-acquired as we say, and also on a matrimonial property? तो इन सब पे एक women की rights क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे। Now if we talk about rights of a woman, इंडिया में आफ्टर मैरिज एक वाइफ की डिफरेंट राइट्स है ओवर हर हस्बैंड। अब ये राइट्स आपकी रिलीजन के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, या अगर कोई कपल है उनके जो इंडिविजुअल लॉज है उनके अकॉर्डिंग वैरी कर सकती हैं। ये जो राइट्स है, जो फैक्टर्स हैं, ये ऑल्सो डिपेंड करते हैं अपॉन वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, ऑल्सो हु आर द पीपल इन्वॉल्व। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं आपकी प्रॉपर्टी राइट्स और लीगल राइट्स फॉर दैट मैटर। Also, it also depends upon the individual circumstances of a person. अब हर केस दूसरे केस से अलग होता है, हर सर्कमस्टांस दूसरे सर्कमस्टांस से डिफरेंट होता है। तो क्या कहा वेरियस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इस रिगार्ड में, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो हमारा लेजिस्लेचर था ना, उसने आफ्टर वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक बहुत ही स्पेसिफिक इंटेंट के साथ विमेन सेंट्रिक लेजिस्लेशंस बनाई थी। उन विमेन सेंट्रिक लेजिस्लेशंस का पर्पस क्या था? उनका पर्पस था कि जो विमेन है, जिनको एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था उस टाइम पे, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, केसेस रिलेटेड टू डाउरी डेथ, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड प्रॉपर्टी राइट्स, रीमैरिज ऑफ अ विडो, एज वी ऑल नो दीज वर द सोशल evils which were prevalent in the society। उनको टैकल करने के लिए, उनको उनके अगेंस्ट कोई लेजिस्लेशन, कोई कोडिफाइड लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेचर ने एक बहुत ही स्पेसिफिक इंटेंट के साथ आपके वेरियस लॉज लेके आए। तो उन्होंने ये उनकी सिक्योरिटी के लिए, वुमेन की सिक्योरिटी के लिए किया, ताकि वो एक सिक्योर लाइफ जी सके अवे फ्रॉम थ्रेट और कोएर्जन फॉर दैट मैटर। अब सिंस वी नो चेंज इज ऑलवेज द ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी, चेंजेस होते रहे, हमारी सोसाइटी डेवलप हुई, दो सोशल इवल्स आर स्टिल प्रेवलेंट, women have reached a far more progressive position since than they were in 1950s or 40s as we say। कुछ तो बेटर हुआ ही है, they have been working, they have been in various fields, बहुत नई हाइट्स अचीव करी है। हाँ, ट्रेडिशनल रोल्स जो है वो धीरे धीरे ही चेंज होंगे, इतने ज़्यादा कुछ ग्राउंड वर्ती चेंज आया नहीं है, बट अगेन सिंस लेजिस्लेचर है, लॉज है, उसके थ्रू कुछ राइट्स मिले हैं जिसकी वजह से वो सिक्योर फील करती है। ठीक है, तो इस लेजिस्लेचर ने हस्बैंड के ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी क्रिएट करी है आफ्टर मैरिज। वो ऑब्लिगेशन है आपके सपोर्ट की। अब जो वुमेन है उसको उसका हस्बैंड सपोर्ट करेगा इन हर मैट्रिमोनियल होम। शी ऑल्सो हैज द राइट टू रिसाइड इन द मैट्रिमोनियल हाउस। Since she is leaving her house, going to some other person's house, she has the right to reside in her matrimonial home. And also, she can file for divorce on some grounds. ये some grounds क्या हैं? ये some grounds है आपके cruelty, physical or mental, desertion, adultery। ये सब जो है, desertion वगैरह, ये सब आपके जो है grounds है on which a wife can file for divorce and seek maintenance from a husband, seek support from him if he is well earning। Secondly, a husband जो है, husband की ड्यूटी भी इसमें है, a husband is duty bound to financially support his wife। He cannot deny food, clothes, accommodation to her। अगर आप एक हस्बैंड है तो आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही आपका पार्टनर है। तो उनको आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं, मैं आपको फूड नहीं दूंगा, क्लोथ्स नहीं दूंगा, एकोमोडेशन नहीं दूंगा। ये आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है एज अ हस्बैंड। तो ये हमारे लेजिस्लेचर ने एक कोडिफाइड वे में भी बहुत क्लियर कर दिया था फॉर द मैसेज टू बी रिसीव्ड बाय द मिलियंस इन आवर कंट्री। अब सिंस हम एक्सक्लूसिवली आज से प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेंटेनेंस वगैरह पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज सम अदर टॉपिक, बट आज हम सिर्फ प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी राइट्स किस किस लेजिस्लेशन के थ्रू गवर्न होती हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल ये गवर्न होती है आपकी हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर, जो कि सबसे मेजर और स्पेसिफिक लॉ है प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर। सेकेंडली स्पेशल मैरिज एक्ट है, वो भी एनक्रोच करता है आपकी प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर विद इन इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट कपल्स। थर्ड है आपका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर शेयर्ड रेजिडेंस की बात की गई है एंड द राइट ऑफ अ मैरिड वुमेन टू रिजाइड इन अ मैट्रिमोनियल होम के बारे में बात की गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका रेजिडेंस के बारे में बात करता है, प्रॉपर्टी में के बारे में बात करता है। अब जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो अलाउ करता है एक वाइफ को उसके हस्बैंड के होम में रहने के लिए। जो उसका मैरिड रेजिडेंस है उसमें एक वाइफ को पूरा हक है कि वो रिजाइड करे इरिस्पेक्टिव ऑफ हु ओन्स इट। और अगर आपकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो वाइफ को राइट है कि वो अपने हस्बैंड से सपोर्ट रिसीव कर सकती है एंड ऑल्सो उसमें अपने जो शेयर ऑफ एसेट्स है उनको डिमांड कर सकती है। ये एक वाइफ का राइट है। अब जो एसेट्स है वो डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल एफर्ट्स से मिले हैं या इनहेरिटेंस के थ्रू मिले हैं। ये सब कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको कितना राइट मिलेगा, कितने शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में, या फिर ऑल्सो थ्रू मेंटेनेंस। सेकेंडली अगर हस्बैंड मर जाता है then the wife has also the right to share his property under the Hindu Succession Act 1956। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है आपका क्लासिफाई करता है सेक्शन 10 के अंदर शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करता है आपके एयर्स को। तो व्हेन अ हस्बैंड डाइज तो उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, जिसमें वाइफ भी प्रेजेंट है। वाइफ भी एक मेजर पार्ट प्ले करती है कि उसको भी मिलेगा उसके हिस्से का जो भी शेयर होगा। अब हम जो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है जो गवर्न करती है आपकी प्रॉपर्टी राइट्स को उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो आपकी जो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी है ना वो एक बहुत ही कंफ्यूज सा टॉपिक है। देयर हैव बीन वेरियस जजमेंट्स, कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स, जिसमें वाइफ के इंटरेस्ट को अलग अलग वे में इंटरप्रेट किया गया है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या कहा गया है, कैसे डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है। अगर हम प्री हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें तो विमेन को बहुत ही लिमिटेड राइट्स थी। ठीक है, वी नो दैट देयर वर टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, पहला आपका मिताक्षरा, सेकंड वन इज योर दयाभागा। अब जो आपका मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ था उसमें a woman was not regarded as a co-partner. However, Dayabhaga school में she was allowed, a widow was allowed to have a share in her late husband's property. तो अगर हम बात करें इसके बारे में तो दयाभागा जो स्कूल था it afforded more rights to women in terms of division of property। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर विडो को शेयर मिल रहा है एंड मिताक्षरा में she was a woman was not even considered co-partner, तो there is a difference, right? There is a huge difference in division of women rights here। अब आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो 1956 में इनैक्ट हुआ। ये क्यों इनैक्ट हुआ, इसका ऑब्जेक्ट क्या था? इसका ऑब्जेक्ट था कि जो आपके इनहेरिटेंस लॉज है जो डिवाइडेड है बहुत ज्यादा, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए। एंड सेकेंडली जो विमेन के इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम है, तो विमेन के इंटरेस्ट को और बढ़ाया जाए, उनको और राइट्स दी जाए प्रॉपर्टीज में। इसलिए 1956 में आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट इनैक्ट हुआ था। ऑल्सो एक मेजर अमेंडमेंट हुई थी आपकी हिंदू सक्सेशन एक्ट में, वो थी आपकी 2005 में। 2005 में जो आपकी अमेंडमेंट हुई थी तो उसमें ये था कि जो आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट है ना 1956 का, उसमें कुछ सेक्शंस थे जो डिस्क्रिमिनेटरी थे अगेंस्ट वुमेन। लाइक अ वुमेन कैन नॉट बी अ को पार्टनर इन हर लाइक प्रॉपर्टी, इन हर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो 2005 में अमेंडमेंट्स लाए गए जिसमें विमेन और डॉटर्स को इक्वल राइट्स ग्रांट किए गए जो एक बेटे को दिए जाते हैं। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए आपका अमेंडमेंट आया था 2005 का। 2005 के अमेंडमेंट के बाद एक बहुत ही मेजर चेंज आया, वो था आपका एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फॉर वुमेन। एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फॉर वुमेन क्या था? सेक्शन 14 ने कहा कि एनी प्रॉपर्टी विच इज possessed by a female Hindu, whether acquired before or after the commencement of this act, will consider her as a full owner of that property and not a limited owner. That is under section 14 clause 1। तो ये प्रॉपर्टी जो है सेक्शन 14 के अंडर ये कवर करती है बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को। मतलब दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती है, मूवेबल एंड इमूवेबल। एंड ऑल्सो अ फीमेल हिंदू जो है वो कैसे एक्वायर कर सकती है प्रॉपर्टी को, तो उसमें वेरियस वेज दिखाए गए हैं।
इनहेरिटेंस के थ्रू एक्वायर कर सकती है, पार्टीशन के थ्रू एक्वायर कर सकती है, मेंटेनेंस या एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस के थ्रू एक्वायर कर सकती है, गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन बिफोर और आफ्टर हर मैरिज उसके थ्रू एक्वायर कर सकती है. Also, she can get it through her own skill. She has her own property. She has earned it. उसके थ्रू एक्वायर कर सकती है. एंड ऑल्सो शी कैन परचेज और बाय प्रिस्क्रिप्शन. तो इन सब प्रॉपर्टीज में एक विमेन का एब्सोल्यूट ओनरशिप होगा. उसमें वो एक लिमिटेड ओनर नहीं है. जो ये प्रॉपर्टीज उसने एक्वायर करी है ना इन सारे वेज से, उस पे उसका एब्सोल्यूट ओनरशिप होगा. दैट इज व्हाट सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट. एंड एनी सच प्रॉपर्टी. अब स्त्री धन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. स्त्री धन इज अ वुमेन्स प्रॉपर्टी और उसके ऊपर उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप है, किसी और की ओनरशिप नहीं है. ठीक है. तो ये सारे वेज जो हैं वो सेक्शन 14 में दिए गए हैं क्लॉज 1 में, जिससे एक विमेन जो है जिसका फर्स्ट राइट था, पहले से राइट था, उसके थ्रू उसको एब्सोल्यूट ओनरशिप मिलेगी. अब हम बात करेंगे सेक्शन 14 क्लॉज 2 के बारे में. सेक्शन 14 क्लॉज 1 आपका एब्सोल्यूट ओनरशिप के बारे में बात करता है. सेक्शन 14 क्लॉज 2 जो है आपका रिस्ट्रिक्टेड ओनरशिप के बारे में बात करता है. मतलब कि अगर किसी विमेन को थ्रू बाय गिफ्ट और विल और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसफर, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी दी गई है जिसमें उसका राइट क्रिएट हुआ है, उसका कोई प्री एग्जिस्टिंग राइट नहीं था, तब उसको उस प्रॉपर्टी में सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट दिया जाएगा. तो सेक्शन 14 क्लॉज 2 क्या करता है कि इट अप्लाइज टू प्रॉपर्टी. किस पे अप्लाई करता है? प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट, विल, डिक्री, ऑर्डर और अवार्ड. मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है जो इस वे में उसको मिली हैं, जिसमें किसी ने उसके ऊपर राइट क्रिएट किया है, उसका कोई प्री एग्जिस्टिंग राइट नहीं था, उसमें उसकी लिमिटेड ओनरशिप है. सेकेंडली, इट डज नॉट अप्लाई इफ द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू कंफर्म, endorse, declare or recognize the pre-existing rights. Again, as I said, अगर कोई उसकी pre-existing right है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, लाइक मेंटेनेंस की राइट है, तो वो ये जो सेक्शन है वो उस पे अप्लाई नहीं करेगा, उस पे अप्लाई करेगा आपका सेक्शन 14 क्लॉज 1. तो जो आपका सेक्शन 14 क्लॉज 1 है ना, जिसमें प्री एग्जिस्टिंग राइट है वुमेन की किसी प्रॉपर्टी में, वो कन्वर्ट कर देगा आपकी लिमिटेड ओनरशिप को एब्सोल्यूट में. तो ऑल्सो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है इन ल्यू ऑफ मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड की गई है, वो भी आपका सेक्शन 14 क्लॉज 1 में कवर होगा और जो विमेन है वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगी उस प्रॉपर्टी की. तो सेक्शन 14 क्लॉज 1 और सेक्शन 14 क्लॉज 2 में डिफरेंस पता लग गया. इसमें विमेन की अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी एक प्री एग्जिस्टिंग राइट है उस प्रॉपर्टी पे, तब वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगी उस प्रॉपर्टी की. सेक्शन 14 क्लॉज 2 में बताया गया है कि अगर विमेन को किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, लाइक विल, ये सारा आपका गिफ्ट, इन सब के थ्रू अगर कोई क्रिएट करता है उस राइट को, न्यू राइट क्रिएट करके कोई प्रॉपर्टी देता है, तो उसमें विमेन का लिमिटेड इंटरेस्ट होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा. अब ये जो सेक्शन 14 है ना, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, इससे रिलेटेड वेरियस केस लॉज आए हैं जो हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैन अ वाइफ क्लेम हस्बैंड्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन इंडिया. अब जो आपका मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ है उसमें वाइफ जो है को पार्टनर नहीं है, तो शी कैन नॉट क्लेम हर राइट ऑन द हस्बैंड्स प्रॉपर्टी एज सच. बट अगर पार्टीशन होता है एंड हस्बैंड को अपना सेपरेट शेयर मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हाँ वो क्लेम कर सकती है अपनी राइट अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर. एंड ऑल्सो शी विल बी, इफ बाय सच सिचुएशन अ हस्बैंड डाइज विदाउट अ विल, ही हैज नो विल, तो उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 8 अप्लाई होगा आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट का. उसके अंडर जो आपकी विमेन है, जो उसकी वाइफ है, वो क्लास 1 एयर है. क्लास 1 एयर में आपकी वाइफ आती है, बच्चे आते हैं, इवन मदर आती है. तो ये जो अगर आप बिना विल के, इफ यू पास अवे बिना विल के, देन आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उस क्लासिफिकेशन के थ्रू डिवाइड होगी. वो है एक हिंदू मैन के पर्सपेक्टिव में. ठीक है. तो ये समझ आ गया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे उसका हक नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड को अपना पार्टीशन के बाद सेपरेट शेयर मिलता है और वो बिना विल के ही पासेस अवे, देन आफ्टर हिज डेथ ऐसे क्लासिफाई होगा. एंड ऑल्सो इफ इज लिविंग, तो उसमें वो अपना राइट मांग सकती है सेपरेट शेयर में, ना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में. डज अ वाइफ हैव अ क्लेम इन अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी? जी हाँ. अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसपे जो वाइफ है, हस्बैंड है, उनके बच्चे हैं, उनका जो है शेयर है, तो उसमें अ वुमेन कैन हैव अ शेयर, हर शेयर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. ये आपका बेस्ड है क्लासिक हिंदू लॉ के ऊपर.
अब जो इसमें जो वुमेन का शेयर होगा ना वो इक्वल होगा उसके बच्चों के शेयर के ऊपर, और ये ले डाउन किया गया था आपका गुरुपद कंडप्पा मागडम वर्सेस हीराबाई कंडप्पा मागडम। इस केस में उसमें ले डाउन किया गया था, ये 1978 का केस है आई गेस, एक बार आप सर्च कर लेना, बट जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है 1978 का केस है। इसमें क्लासिक हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग डिवीजन किया गया है। एंड ऑल्सो द बट प्रॉपर्टी में वो उसका शेयर हो सकता है, बट वो उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं मांग सकती। ये भी एक बहुत ही ज्यादा नोट करने वाली बात है कि यस शी हैज अ शेयर इन हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, right equally to her children, but she cannot demand partition of that property. She'll have a share but she will not demand partition. अब आपका आता है डज अ वाइफ हैज अ क्लेम इन द हस्बैंड्स सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हस्बैंड ने अपने मीन्स अपने पैसों से खरीदी है। तो क्या वाइफ का उस पर क्लेम है? एज सच वाइफ का हस्बैंड के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड वो उसमें कोई विल स्पेसिफाई नहीं है, ये बाय विल जो है हस्बैंड ने स्पेसिफाई किया है कि मेरी प्रॉपर्टी ऐसे डिवॉल्व होगी, उसमें वाइफ का इंटरेस्ट बन सकता है, शी कैन हैव अ क्लेम, और ये भी गवर्न होता है आपका सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर। ठीक है, अब हम बहुत ही रीसेंट केस लॉ के बारे में बात करेंगे जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी। इसका नाम है आपका मनमोहन सिंह वर्सेस शीतल सिंह 2024। अब इसमें वुमेन्स नेचर ऑफ इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी डिवॉल्व टू हर बाय विल, दैट इज सेक्शन 14 क्लॉज 2 के बारे में बात की गई है। तो इसमें पूछा गया था कि क्या वुमेन का लिमिटेड इंटरेस्ट होगा या एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को जो आपका कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट, उसने आंसर करते हुए बोला कि जो आपके प्रोविजंस है ना हिंदू सक्सेशन एक्ट के, उनको हमें बहुत लिबरली कॉन्स्ट्रू करना चाहिए कि हाँ अगर टेस्ट जो आपका टेस्टेटर है उसकी जो विल है उसका इंटेंशन, तो उसके इंटेंशन के हिसाब से भी हमें उसको एनालाइज करना चाहिए, बट ऑल्सो जो विमेन का इंटरेस्ट है, विमेन की सिक्योरिटी है, उसको भी हमें कंसिडरेशन में लेके एक बैलेंस ओपिनियन फॉर्म करना होगा। अभी इसका मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि women who do not have their own income and they're entirely dependent on their husbands. There are women who don't earn nowadays, right? ऐसा तो है नहीं कि every woman is working and she is entirely dependent on her husband. तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, दैट शी डजंट हैव टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम पीपल बाद में, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड या ऑल्सो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हर हस्बैंड, उसके लिए जो विल है आपकी ना, उसको बहुत ही लिबरली कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए कि हाँ वुमेन के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो और जो इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर है वो भी प्रोटेक्ट हो, वो भी कंसिडरेशन में लिया जाए। तो इसमें जो कोर्ट था उसने बहुत ही अच्छे से एग्जामिन किया था और एक बैलेंस्ड ओपिनियन फॉर्म किया था। अब इस पे आपके दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि सिंस द प्रॉपर्टी डिवॉल्व टू द वुमेन वाज थ्रू अ विल, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर उस वुमेन का कोई प्री एग्जिस्टिंग राइट नहीं था। प्रॉपर्टी जो है डिवॉल्व की गई है टू द वुमेन एंड शी डिडंट हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग राइट, बट शी कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी, शी कैन एंजॉय द इनकम that is generated to her through the property, but that does not create an absolute interest on that property. It only creates a limited interest of women on that property. और यही आपका दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया था कि प्रॉपर्टी राइट्स ना बाय विल बहुत लिमिटेड हैं एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस। तो उन्होंने जो टेस्टेटर की विल थी उसको अपहेल्ड करा और ऑल्सो कहा कि जो डिविजन होगा ना आपका प्रॉपर्टी का, वो अकॉर्डिंग टू जो भी ले डाउन किया गया है जो हस्बैंड है उसकी विल में, उसके थ्रू ही होगा। विमेन इनकम एंजॉय कर सकती है प्रॉपर्टी के ऊपर क्योंकि विल के थ्रू से डिवॉल्व किया गया है, बट शी डजंट हैव द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो जैसे जो टर्म्स है विल के उसी हिसाब से आपका डिविजन होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस केस के अलावा, दैट इज आपका वड्डेबोइला तुलसमा वर्सेस शेषा रेड्डी। ये आई थिंक द ईयर, आई डोंट नो ईयर क्यों नहीं मेंशन, 1977 का केस है। इसको चेक कर लेना, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट जितना मुझे याद है 1977 का केस है। इसमें भी ये कहा गया था कि जो आपका जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ना, सेक्शन 14 क्लॉज 1 है, वो एक विमेन को लिमिटेड इंटरेस्ट ग्रांट करता है। इन सेक्शन 14 क्लॉज 1 है, वह विमेन को
एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ग्रांट करता है किसी प्री एग्जिस्टिंग राइट के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे मेंटेनेंस की राइट डिस्कस हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेंटेनेंस की राइट जो है ना एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में ऑटोमेटिकली फ्लो होती है, नेचुरली फ्लो होती है। तो इसमें आपका जो विमेन है जिसने इंटरेस्ट होल्ड करा था उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर है। तो ये जो है प्रोविजन सेक्शन 14 क्लॉज 1, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रोविजन है इसको लिबरली कॉन्स्ट्रू करना चाहिए। अगेन जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इसे लिबरली इंटरप्रेट करना चाहिए इन फेवर ऑफ फीमेल्स, इन फेवर ऑफ फीमेल्स, सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। एंड ऑल्सो दिस सेक्शन जो है उन्होंने कहा था कि जो सेक्शन है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट का, एक विमेन को एब्सोल्यूट ओनर बनाता है, ना कि लिमिटेड ओनर। तो ये समझ आ गया, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है विमेन राइट्स के ऊपर, और एब्सोल्यूट ओनरशिप, लिमिटेड ओनरशिप, इसको समझने के लिए भी। तो यू कैन रेफर टू दिस केस। ओके, अब द लास्ट केस ऑफ द वीडियो, इट इज कलाकुरी पट्टाभिराम स्वामी डेड थ्रू कलाकुरी कामराजू एंड अदर्स। इसमें एक मेजर इशू जो था वो ये था कि whether a life interest granted to a Hindu woman under a partition deed could be converted into an absolute interest under section 14 clause 1 of the Hindu Succession Act or remained restricted under section 14 clause 2 of the Hindu Succession Act। अब इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स बताती हूँ। इसमें एक वुमेन है जो कि सेकंड वाइफ थी, जो टेस्टेटर थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया था, एक विल जो है वो बनाई थी, उसमें कहा था कि हिज वाइफ वुड हैव द ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी टिल हर लाइफ टाइम। तो मतलब शी कैन एंजॉय हर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी आफ्टर हर डेथ। वो प्रॉपर्टी जो होगी उनके एयर्स में डिवाइड होगी इक्वली। ठीक है, तो मतलब जो उनकी फर्स्ट वाइफ से बेटे थे, बच्चे थे, और जो सेकंड वाइफ से जो बच्चे थे उनमें इक्वली डिवाइड होगी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सेकंड वाइफ। ये उन्होंने अपने विल में कहा था। उन्होंने कहा था कि शी कैन एंजॉय ऑल द प्रॉपर्टी, जो भी राइट्स कमिंग फ्रॉम इट है, इनकम कमिंग फ्रॉम इट है, ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द वुमेन, जो आपकी इसमें जो उनकी जिनके ऊपर डिवॉल्व की गई थी, जो उनके बच्चे थे, जो उनके सेकेंड वाइफ के जो बच्चे थे, उन्होंने कंटेस्ट करा कि सिंस पार्टीशन के थ्रू, पार्टीशन डीड के थ्रू जो उनकी मदर है उनको ये सब राइट्स मिली थी, तो ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी सेक्शन 14 क्लॉज 1 की एब्सोल्यूट ओनरशिप में। ठीक है, ये बोला गया था। तो इन्होंने जो रिस्पोंडेंट्स है, उन्होंने इसके जो डिफेंडर्स थे इसके अगेंस्ट आपका हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो था उन्होंने केस फाइल किया। तो इसमें ये कहा गया, इस केस के एनालिसिस ये थे, तो ये केस पहुंचा आपके सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच में। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये जो केस है आपका, जो वी तुलसीमामी वर्सेस शेषा रेड्डी का जो केस है, उसके थ्रू उन्होंने सेक्शन 14 क्लॉज 1 और सेक्शन 14 क्लॉज 2 को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 14 क्लॉज 1 ट्रांसफॉर्म करता है एक प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय अ हिंदू वुमेन इनटू एब्सोल्यूट ओनरशिप इन केस ऑफ हर प्री एग्जिस्टिंग राइट, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस। सेकेंडली, सेक्शन 14 क्लॉज 2 अप्लाई करता है प्रॉपर्टी पे जो एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड है थ्रू अ लीगल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज आपका विल हो गया, ठीक है, फिर आपका गिफ्ट हो गया, उसके थ्रू लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट है, वो उस प्रॉपर्टी की लिमिटेड ओनर होगी, कंप्लीट ओनर नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि जो 1993 की जो डीड है ना, उन्होंने उसमें एक्सप्लिसिटली जो टेस्टेटर थे उन्होंने स्टेट किया था कि उनकी जो वाइफ है वो इंजॉय कर सकती है उस डीड को टिल हर लाइफ टाइम। उसके बाद उनके सक्सेसर्स, उनके एयर्स है, उनमें ये प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होगी। तो ये टेस्टेटर ने इंटेंशन, किसी इंटेंशन के साथ ही कहा था कि वो एंजॉय कर सकती है और फिर उनकी प्रॉपर्टी जो होगी उनके बच्चों के थ्रू होगी। तो वो अपनी लाइफ टाइम में एक और विल नहीं बना सकती जिसमें वो सिर्फ अपने बच्चों को वो प्रॉपर्टी दे। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि शी डिड नॉट हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग interest in the property. The interest was solely created by the husband through his will. He created a new interest. So she is the limited owner of the property and the property will be divided to the heirs of the person who created the will equally. और ये इस केस में हेल्ड किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आज हमने डिस्कस किया राइट्स ऑफ अ वुमन, ऑफ अ वाइफ ऑन हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी थ्रू वेरियस केस लॉज और वेरियस प्रेसिडेंट। I hope this was an informative video and you were able to learn about the various rights according to the Hindu Succession Act। और आज हमने सब बात करी है प्रॉपर्टी डिविजन इन हिंदूज के बारे में। अगर आपको
बाकी रिलीजन्स का जो है उनके पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग भी प्रॉपर्टी डिवीजन के बारे में जानना है तो कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो. That's all from my side. Thank you everyone. Keep watching St. Peter's Law Academy and like, share, subscribe and comment down in the section below. Thank you.